हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफेयर्स एल्केमी। आज 3 मई 2026 है और आज 3 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की जो शुरुआत है वो 1886 में अमेरिका के शिकागो में हुई हे मार्केट अफेयर से जुड़ी है। इस हे मार्केट अफेयर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बाद में बताता हूँ, बाद में बताऊँगा। इस दौरान मजदूरों ने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन किया। यह आंदोलन हिंसक हो गया और लेकिन इसके बाद दुनिया भर में मजदूरों के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़े। इसी घटना के बाद याद में हर साल 1 मई को ये लेबर डे मनाया जाता है ताकि श्रमिकों के योगदान को सम्मान दिया जा सके और उनके परिवारों, उनके अधिकारों जैसे उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और सीमित कार्य समय की रक्षा की जा सके। तो हे मार्केट जो अफेयर है उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो 1886 के अंदर 1886 के अंदर जो वर्कर्स थे शिकागो में वो हड़ताल पे चले जाते हैं और डिमांड रहती है उनकी कि 8 घंटे का वर्क डे हो, 8 घंटे का एक कार्य दिवस हो, मतलब 8 घंटे हम काम करें पूरे दिन में। तो होता क्या है कि जो हे मार्केट अफेयर एक जगह का नाम, हे मार्केट जो एक जगह का नाम है, तो वहाँ एक रैली ऑर्गेनाइज होती है इसी की जो ये हड़ताल चल रही थी, स्ट्राइक चल रही थी, इसी की उसमें एक रैली ऑर्गेनाइज की जाती है और वहाँ किसी अननोन पर्सन ने एक डायनामाइट बॉम्ब रैली के अंदर फेंक देता है, जिससे वहाँ मौजूद जो रैली में प्रदर्शनकारी थे और भी जो पुलिस के जवान थे, तो उनमें बहुत सौ की मौत हो जाती है। तो ये है मार्केट अफेयर। वहाँ तो उसी आंदोलन के बाद से, उसी घटना के बाद से 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाने लगा और ये हे मार्केट अफेयर, हे मार्केट मैस्कर भी कहा जाने लगा। तो अब इंडिया में जो फर्स्ट लेबर डे सेलिब्रेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1923 में हुआ था, चेन्नई में, या चेन्नई कह लो आप, या उस टाइम आप कह लो मद्रास। तो 1923 में हुआ था और इसका लेड किया था, इसका नेतृत्व किया था सिंगारवेलु चेट्टियार ने। तो इंडिया में पहला मतलब लेबर डे कब मनाया गया था? 1923 के अंदर मनाया गया था और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था सिंगारवेलु चेट्टियार ने। तो जो अभी तो जो 2026 का लेबर डे मनाया गया है उसकी जो थीम थी वो क्या रही? वो थी इंश्योरिंग ए हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात स्थापना दिवस। गुजरात स्थापना दिवस, गुजरात फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई। तो गुजरात की जो स्थापना थी, हर साल एक स्थापना दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। इसी दिन 1960 में जो गुजरात राज्य बना था, पुराने बॉम्बे स्टेट को विभाजित करके गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बनाए गए थे। इसी दिन गुजरात दिवस भी कहा जाता है और पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड, विभिन्न उत्सव आयोजित किए जाते हैं जो राज्य की समृद्धि, संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। तो इस बार जो गुजरात डे मनाया गया वो कहाँ मनाया गया? वो मनाया गया सूरत सिटी के अंदर। ओके, तो गुजरात डे कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। लेबर डे कब मनाया जाता है? वो भी 1 मई को मनाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 मई। तो महाराष्ट्र दिवस भी हर वर्ष 1 मई को मनाया जाता है।
इसी दिन ये भी हुआ, पीछे वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 1960 के अंदर बॉम्बे स्टेट का विभाजन होता है। वहाँ से दो स्टेट बनते हैं, एक तो महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र बना, दूसरा बना गुजराती। महाराष्ट्र बना मराठी लोगों के लिए, गुजरात बना जो गुजराती जो लैंग्वेज बोलते थे उनके लिए। तो 1 मई को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? लेबर डे, गुजरात डे और महाराष्ट्र डे। ये तीनों 1 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB द्वारा लॉन्च किए गए SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स अकाउंट की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, न्यूनतम 10,000 बैलेंस आवश्यक केवल शहरी क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन सी, जीरो बैलेंस खाता। ऑप्शन डी, केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शून्य बैलेंस खाता, मतलब जीरो बैलेंस। तो अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक विशेष बचत खाता लॉन्च किया, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, खासकर महिलाओं द्वारा संचालित SHG को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और फाइनेंशियल इंक्लूजन का बढ़ावा देना है। इसके साथ ही इसमें 2 लाख तक की बैलेंस लिमिट है, जीरो चार्जेज और डिजिटल डोर स्टेप बैंकिंग जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2026 का विटले अवार्ड किस भारतीय वैज्ञानिक को संरक्षण कार्य कंजर्वेशन वर्क के लिए दिया गया? ऑप्शन ए, सुनीता नारायण। ऑप्शन बी, वंदना शिवा। ऑप्शन सी, प्रवीण शेख। ऑप्शन डी, रितिका श्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रवीण शेख। तो भारतीय वैज्ञानिक जो प्रवीण शेख हैं, तो 2026 का विटले अवार्ड उनके उत्कृष्ट संरक्षण कार्य के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार विश्व स्तर पर वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इसे अक्सर ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। प्रवीण शेख को यह सम्मान उनके संरक्षण प्रयासों और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मिला है। तो 2026 विटले अवार्ड, तो विटले अवार्ड वो किसके द्वारा दिया जाता है? विटले अवार्ड दिया जाता है विटले फंड फॉर द नेचर। और एक किसे दिया गया? प्रवीण शेख को दिया गया। इन्हें क्यों दिया गया? ये साइड में फोटो में एक जो बर्ड की फ़ोटो देख रहे हैं, ये है इंडियन स्कीमर। तो इन्होंने क्या किया है कि इसको, ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो प्रवीण शेख ने इसे बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, इसको इंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट न होने देने के लिए इसके कंजर्वेशन में काम किया है। तो और उन्होंने बहुत से मतलब वहाँ जो लोकल एरियाज थे वहाँ पे मतलब लोगों को इसके बारे में जागरूक किया और बहुत से इन्होंने प्रोग्राम चलाए, जिसके तहत वहाँ जो अभी की जो कंडीशन रहेगी वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है इस वर्ड की। तो इंडिया जो में है, ये जो इंडियन स्कीमर नाम है इसका, ये 90% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर है। अराउंड में 3,000 बर्ड जो है वो इंडिया के अंदर है। तो ग्लोबल अगर देखें तो 90% जो है वो इंडिया के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में F1 फॉर्मूला 1 प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। ऑप्शन बी, हार्दिक पांड्या। ऑप्शन सी, श्रेयस अय्यर। ऑप्शन डी, KL राहुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रेयस अय्यर। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को भारत में फॉर्मूला 1 प्रोग्राम F1 सिम रेसिंग इंडिया ओपन 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यह पहल मुंबई फाल्कन्स रेसिंग लिमिटेड द्वारा की गई है, क्योंकि मुंबई फाल्कन रेसिंग लिमिटेड जो है, इसी का F1 जो है फॉर्मूला 1 रेसिंग जो है उसके साथ टाइप है। तो यही इंडिया के अंदर मुंबई फाल्कन रेसिंग जो है लिमिटेड है, यही इंडिया के अंदर F1 का जो प्रोग्राम है, F1 जो है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है। प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट तक पहुंचाने का प्लेटफॉर्म देना है। तो हाल ही में F1 फॉर्मूला का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? श्रेयस अय्यर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इन्फोसिस ने नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, नंद नीलेकनी।
ऑप्शन बी सलील पारेख, ऑप्शन सी नितिन परंजापे, ऑप्शन डी विशाल सिक्का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी नितिन परंजपे। परंजपे। हाल ही में नितिन परंजपे को इन्फोसिस का नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो हिंदुस्तान जो यूनिलीवर है और यूनिलीवर में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रणनीतिक दिशा को मजबूत करने के लिए दी गई है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये पहले अभी तो ये है नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है किसके, इन्फोसिस के, लेकिन उससे पहले ये नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं इनके। अब कहते हैं कि नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, जो नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन होता है उसका क्या काम होता है, वो डेली ऑपरेशंस के अंदर उसकी कोई भागीदारी नहीं होती, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं उसको एडवाइस करने में, और जो चेयरमैन होता है उसको सपोर्ट करते हैं उसके, उनको मतलब जो मेन चेयरमैन है उनको ये मतलब अपनी एडवाइस वगैरह अपनी राय जो भी हेल्प होती है उनसे देते हैं। या जो इन्फोसिस अगर इसमें डिस्कस किया तो इन्फोसिस के बारे में थोड़ा जानते हैं। इन्फोसिस जो है इंडिया की लीडिंग आईटी सर्विसेज प्रदान करती है और ये फाउंड की गई थी 1981 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 मई 2026 को डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी DFS के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए अजय कुमार, ऑप्शन बी राजीव गौबा, ऑप्शन सी विश्वजीत साय, ऑप्शन डी टीवी सोमनाथन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वजीत साय। तो विश्वजीत साय ने 1 मई 2026 को भारत के डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में पदभार संभाला। यह पद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और इसका मुख्य कार्य रक्षा व्यय, बजट प्रबंधन और वित्तीय सलाह देना होता है। तो विश्वजीत सिंह जो है वो DFS डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले वो जो है वो CGDA के जो उन्होंने CGDA का पद संभाला था। CGDA में कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। जो विश्वजीत सहाय हैं ये 1990 बैच के इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए अजय कुमार, ऑप्शन बी विश्वजीत साय, ऑप्शन सी अनुराग नारायण दास, ऑप्शन डी राजेश कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुराग नारायण दास। तो अनुराग नारायण दास ने हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में पदभार संभाला। CGDA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। जैसे अभी हमें पढ़ा था डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो विश्वजीत साय बने हैं, लेकिन उसके पास उनके पहले वो रह चुके हैं CGDA, जो ये वही CGDA है पद का पोस्ट है जिसपे पहले विश्वजीत साय भी रह चुके हैं। तो अभी ये किसने टेक ओवर किया है? ये टेक ओवर किया है अनुराग नारायण दास ने। जो अनुराग नारायण दास हैं वो 1991 बैच के IDS ऑफिसर हैं। तो CGDA का मेन काम क्या होता है? जो CGDA पर के ऊपर होता है उसका मेन काम क्या होता है? वो मैनेज करता है डिफेंस अकाउंट्स को और उस पेमेंट्स को। डिफेंस एक्सपेंडिचर जितना मतलब रक्षा के ऊपर जितना व्यय होता है उसका ऑडिट करना, और सपोर्ट करता है डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस होते हैं, प्रक्रिया होते हैं, उन सबको ये सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI के लिए फेस्टिवल डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए करण जोहर, ऑप्शन बी अनुराग कश्यप, ऑप्शन सी आशुतोष गोवारिकर, ऑप्शन डी राजकुमार हिरानी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आशुतोष गोवारिकर। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, तो प्रसिद्ध जो फिल्म निर्माता आशुतोष गोवारिकर को 57वें IFFI फेस्टिवल का नियुक्त किया गया, डायरेक्टर नियुक्त किया गया। IFFI भारत का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो हर साल गोवा में आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य विश्व सिनेमा को बढ़ावा देना है, वैश्विक सिनेमा को बढ़ावा देना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने अपॉइंट किया है आशुतोष गोवारिकर को डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए। और ये कहाँ होंगे? ये होंगे गोवा के अंदर। और कब होगा ये नवंबर 2026 के अंदर होगा। जो
जो IFFI जो है एशिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट रेस्पेक्टेड फिल्म फेस्टिवल है, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी भारत खेड़ा, ऑप्शन सी अजय भल्ला, ऑप्शन डी संजीव कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत खेड़ा। तो हाल ही में भारत खेड़ा को MSME मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मंत्रालय देश में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के विकास, प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन के लिए जिम्मेदार होता है, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। MSME के सेक्रेटरी अभी कौन बने हैं? भारत खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस टूर्नामेंट में 3-0 की जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा है? ऑप्शन ए सुदीरमन कप, ऑप्शन बी थॉमस कप, ऑप्शन सी उबर कप, ऑप्शन डी एशियन गेम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमस कप। तो भारत ने हाल ही में थॉमस कप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। थॉमस कप जो है पुरुष बैडमिंटन की विश्व स्तरीय टीम चैंपियनशिप है, जिसमें भारत के प्रदर्शन की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। और जो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन में जो मेंस वर्ल्ड टीम जो मेंस बैडमिंटन है ये उसके रिगार्डिंग जो चैंपियनशिप होती है उसमें दिया जाता है ये थॉमस कप, उससे रिगार्डिंग है। तो ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और ये हर साल मतलब हर कितने साल में ये आयोजित ऑर्गेनाइज होता रहता है, तो ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा अधिसूचित नए नागरिकता नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि ऑप्शन ए कि विदेशी नागरिकों को वीजा देना, ऑप्शन बी OCI और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना, ऑप्शन डी पासपोर्ट शुल्क बढ़ाना, ऑप्शन डी नए राज्यों को गठन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी OCI और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना। तो भारत सरकार ने हाल ही में नई नागरिकता नियम अधिसूचित किए, जिसका मुख्य उद्देश्य ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से संबंधित प्रक्रियाओं और नागरिकता आवेदन प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी और तेज बनाना है। इससे आवेदकों को बेहतर सुविधा और कम समय में सेवाएं मिल सकेंगे। जो न्यू सिटीजनशिप जो रूल आया है इसके अंदर की चेंज किए गए हैं कुछ एक। तो वन ऑफ मेजर चेंज जो किया गया वो है कि जैसे कोई बच्चा है वो अब एक साथ 2 पासपोर्ट नहीं रह सकता, इंक्लूडिंग इंडियन। मतलब इंडिया में अगर उसको नागरिकता चाहिए तो उसे दूसरे किसी जो फॉरेन कंट्री का जो पासपोर्ट है उसको उसकी जो नागरिकता है उसको देनी पड़ेगी। या आप दोनों नहीं रह सकते, इंडिया का भी और एक फॉरेन कंट्री का भी। और दूसरा इसके अंदर स्टेप लिया गया है कंप्लीट डिजिटलाइजेशन का, पूरी तरीके से डिजिटलाइज होगा, पेपर वर्क कम होगा। तो इसलिए इसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं जो मेन अमेंडी की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी रोहित जैन, ऑप्शन सी उर्जित पटेल, ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोहित जैन। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। RBI देश का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करता है। जो रोहित जैन जो हैं वो डिप्टी गवर्नर अपॉइंट हुए हैं 3 साल के लिए। वो अब किसको सक्सीड करेंगे? वो करेंगे T रविशंकर को। तो याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? वो हैं रोहित जैन। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और आगे ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।